Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Idris, physics lecturer, Muswa Cadet College Dudyal. Welcome to class 9 physics virtual class. Dear students, today our topic of study is time varying instruments. Time varying instruments are the instruments which are used to measure the time. The first measuring instrument is the stopwatch. What is a stopwatch? A stopwatch is used to measure the time interval of an event. यानी stopwatch क्या है? कोई भी जो टाइम इंटरवल है उसको मेजर करने के लिए, उसको पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. These students कह रहा है कि there are two types of stopwatch. यहाँ पर दो किस्में stopwatch की. One is the mechanical and other is the digital. One is the mechanical. This is a mechanical and other is the digital. There are two types of stopwatch. One is the mechanical and other is the digital. Dear students, this is a diagram of mechanical stopwatch. तो इसमें आप देखें, यहाँ आपके पास mechanical stopwatch जो है, ये क्या करती है? टाइम इंटरवल मेजर करती है अप टू 1/10 of a second. यानी 1 सेकंड का 10 में से तक सही पैमाइश कर सकती है. यानी इसका जो लीस्ट काउंट है 1/10 of a second या 0.1 सेकंड है. जबकि डिजिटल स्टॉपवॉच जो है that is used in the laboratories and can measure the time interval as small as 100 of a second. यानी या 0.01 सेकंड तक क्या कर सकती है? डिजिटल स्टॉपवॉच टाइम मेजर कर सकती है. तो डी स्टूडेंट्स, ये आप देखें डायग्राम में, ये आपके पास क्या मैकेनिकल स्टॉपवॉच है. तो मैकेनिकल स्टॉपवॉच जो है डायल्स पे मुश्तमिल है. इसमें ये देखें एक बड़ी नीडल है और दूसरे आपके पास क्या छोटी नीडल है. तो जो बड़ी नीडल है ये आपके पास क्या मिनट्स को जाहिर करती है और ये छोटी नीडल जो आपके पास सेकंड्स को जाहिर करती है. जब इसका एक राउंड कंप्लीट होता है इस छोटी नीडल का, देन आपके पास क्या बड़ी नीडल का एक स्टेप आगे जाता है. तो डी स्टूडेंट्स, ये जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच है ये आपके पास क्या एक नाब पर मुश्तमिल है. तो ये आप पास देखें ये नाब है और इसके साथ क्या ये इस तरह का सर्कल नुमा जो है ये एक इसी नाब का हिस्सा है. इसे क्या करते हैं, जब हम सर्कुलर फॉर्म में घुमाते हैं तो इससे क्या होता है, इसके अंदर जो स्प्रिंग मौजूद है वो क्या करता है, घुमाने के नतीजे में एज ए जो है एनर्जी सप्लाई करता है, यानी पावर देता है. यानी इसके अंदर स्प्रिंग है. जब इसको हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्प्रिंग, यानी उसमें किस तरीके से इसमें ट्विस्ट आता है, तो उससे हम क्या करेंगे नाब को घुमाएंगे. तो क्या होगा, इसको यूज करने से कहते हैं वाइंड द स्प्रिंग. यानी इसके अंदर मैकेनिकल स्टॉपवॉच में एक स्प्रिंग यूज होता है और इस नाब की मदद से हम क्या करते हैं इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्प्रिंग, यानी किस तरह की अंदर स्प्रिंग क्या फिट है, वो क्लॉकवाइज से है या एंटी क्लॉकवाइज से है. तो हम क्या करते हैं इस नाब को घुमा कर क्या करते हैं वाइंड द स्प्रिंग, यानी उसके अंदर स्प्रिंग को हम क्या करते हैं बल देते हैं, वाइंड करते हैं, स्प्रिंग को बल देते हैं, जो कि क्या करता है दैट पावर्स द वॉच. यानी वो क्या करता है वॉच को पावर देता है. फिर स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, जब हम इसे यूज करते हैं ये स्प्रिंग आस्ते आस्ते के लूज होता है इसका उस डायरेक्शन में मूव करने की तरह. अब इसके इस्तेमाल का तरीकाकार क्या है, इसके ऊपर एक जो नाब लगी है, हमने क्या एक बटन लगा हुआ है, यह पास बटन है, ये बटन है, ठीक है जी. ये तो ऊपर नाब है जिसकी वजह से हम घुमा कर क्या करते हैं स्प्रिंग को वाइंड करते हैं, उसमें बल दे देते हैं जिसकी वजह से स्प्रिंग में पावर आ जाती है, यानी इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है स्प्रिंग में. और जब हम इसे यूज करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्या वो एनर्जी इसमें यूटिलाइज होती है. अब ये देखें ये आपके पास क्या है इस पे बटन है. इसको जब हम फर्स्ट टाइम क्या करेंगे प्रेस करेंगे डी स्टूडेंट्स, तो जब हम इसे फर्स्ट टाइम यानी इसे स्टार्टअप करने के लिए हम क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं. तो कहता है ये जो बटन है ये पास बटन को हम प्रेस करेंगे तो इससे हम क्या करेंगे स्टार्टअप करेंगे और इसे रीसेट करेंगे. फर्स्ट टाइम हम बटन को
क्या करते हैं, प्रेस करके जैसे हम स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन इसे कहते हैं। तो कहते हैं द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज प्रेस्ड वन, यानी ये जो नॉब लगी है, कहते हैं कि इसको हम फर्स्ट टाइम जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्टॉप वॉच जो है वो आगे इसके जो नीडल्स हैं डायल्स पर वो मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी एक दफा फर्स्ट टाइम प्रेस करने से नाब को हम, ये सुन लें स्टूडेंट्स, जब नाब को हम फर्स्ट टाइम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ इसके डायल्स पर जो नीडल लगी हुई है ये पहले रीसेट पोजीशन में होती है, यानी इसमें कोई एरर मौजूद नहीं होता है। तो यानी इसको हम पहले एक दफा प्रेस करके नाब को हम रीसेट कर लेते हैं, तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे दोनों नीडल्स होती हैं। और उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि अब हम टाइम इंटरवल मेजर करें, तो हम क्या करेंगे, इस नाब को फर्स्ट टाइम जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये आपका नीडल्स जो है वो मूव करना शुरू हो जाएंगी और टाइम मेजरमेंट करना स्टार्ट कर देंगी। जब हम सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे इसी नाब को, जैसे बताया है कि हम व्हेन द प्रेस द सेकेंड टाइम, यानी सेकेंड टाइम स्टॉप्स द वॉच, यानी क्या कर देगा, सेकेंड टाइम यही नाब जो है, इसी नाब को जब हम सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसकी नीडल जहां तक पहुंची होंगी उधर ही रुक जाएंगी। और हम क्या करेंगे, कितना टाइम इंटरवल इनिशियल से लेके अब तक हुआ है वो हमने मेजर कर लेना है कि कोई भी इवेंट जो हमने किया है उस पर कितना टाइम यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम प्रेस करके से हम स्टॉप कर देंगे, ये नीडल जहां होगी उधर ही रुक जाएंगी और हम टाइम मेजर कर लेंगे। और थर्ड टाइम जब हम इसी नाब को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये रीसेट होके दोबारा आपके पास इनिशियल पोजीशन पे यानी जीरो पोजीशन पे आ जाएगा, यानी हम नीडल्स को ब्रिंग बैक टू द जीरो पोजीशन। तो डी स्टूडेंट्स ये तरीकाकार है। यानी आपके पास जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ये एक बड़े डायल्स पर मुश्तमिल है, एक बड़ी नीडल है जो मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है, छोटी नीडल सेकंड्स को रिप्रेजेंट करती है, उसका एक राउंड क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो क्या है, एक स्टेप ये बड़ी नीडल आगे मूव करती है। ये एक बड़ा डायल हो गया जिसमें नीडल्स की डिटेल मौजूद है। और उसके बाद क्या है, ये आपके पास यहाँ देखें ये नाब लगी है, इसको हम दूसरा स्टेप में इस नाब को घुमाते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो स्प्रिंग वाइंड करते हैं, यानी स्प्रिंग बल कस देते हैं, जिससे क्या होता है, स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है और ये यूटिलाइज होती है जब हम विद द passage of टाइम स्टॉप वॉच को यूज करते हैं। और थर्ड मेन स्टेप क्या है, इसमें नॉब का अहम किरदार है, जिधर मेरा कर्सर मौजूद है। तो नाब को फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपकी स्टॉप वॉच इनिशियल पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो ये जहां तक ट्रेवल करके जाएगी दोनों नीडल्स वहां रुक जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, ये टाइम इंटरवल बताएंगे कि जो इवेंट जो हम हुआ है पजीर हुआ है कितने टाइम हुआ है, ये इसका टाइम बताएंगी। और थर्ड टाइम प्रेस करने से क्या होगा, ये अपनी इनिशियल पोजीशन में नीडल्स आ जाएंगी, ये जीरो पर आ जाएंगी। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ये इसका तरीकाकार है। ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच चलाएगी और इसका लुईस टाउन है 1/10 ऑफ ए सेकंड है, या 0.1 सेकंड तक ये मेजर कर सकती है, उससे और नीचे मेजर नहीं कर सकती। क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स? इसमें अगर कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो आप सेकंड टाइप बताइए दैट इज डिजिटल स्टॉप वॉच। तो ये देखें आप पास डियर स्टूडेंट्स, ये आप पास डायग्राम में डिजिटल स्टॉप वॉच के मौजूद है। इसमें आप देखें दो बटन है, एक आप पास ऑन ऑफ का बटन है और दूसरा आप पास का बटन जो है वो रीसेट का बटन है। जो डिजिटल स्टॉप वॉच है इसमें सिंपल सी बात है, डिजिटल सिस्टम है, इसमें नंबर्स की सूरत में आपके पास क्या आता है, टाइम आता है, ये डिजिट्स की सूरत में आता है। तो इसका तरीकाकार ये है, फर्स्ट टाइम हम बटन को प्रेस करेंगे, आपके पास स्टॉप वॉच क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। और ये इससे हम क्या करेंगे, रीसेट करेंगे, यानी आपके पास सारे डिजिट्स क्या होंगे, 00 होंगे जी। तो इसका तरीकाकार क्या है, द डिजिटल स्टॉप वॉच टू स्टार्ट इंडिकेट द टाइम लैप्स्ड या स्टार्ट अप या स्टार्ट या स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। तो हम क्या करते हैं, इसका स्टार्ट या स्टॉप बटन को हम प्रेस करते हैं, जो कि क्या करती है, इसको इनिशियल पोजीशन पे ले आती है। तो डी स्टूडेंट इसको यूज करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट टाइम यानी जब हम इससे स्टॉप वॉच को यूज करने लगते हैं तो ये हमने से रीसेट किया, तो ये सारी क्या है, इनिशियल पोजीशन सारे 00 पर मौजूद होती है। अब हम फर्स्ट टाइम जब बटन का प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास इसका टाइम मेजर करना शुरू कर देगी किसी भी इवेंट का जो हमने जिस इवेंट के लिए से यूज करना है। तो सेकंड टाइम जब इसका बटन हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये वहीं पर स्टॉप हो जाएगी और जितना टाइम मेजर किया है वो आपको शो कर देगी।
यहाँ आप ये देखें एग्जांपल में 18 मिनट 44, तो ये आपके पास क्या है 57 मिली सेकेंड्स। तो इस तरीके से ये आपके पास के काम करेगी। और नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम जब हम इसे प्रेस करेंगे इसके रीसेट बटन को, तो क्या होगा, ये इसके इनिशियल पोजीशन पे ले आएगी। और यूं इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से टाइम मीर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल स्टॉप वॉच। तो डी स्टूडेंट्स, इससे कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स है ये, क्योंकि लेबोरेटरी की इंस्ट्रूमेंट है, हमारी लैब में अक्सर बेशतर ये स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया जाता है। तो डी स्टूडेंट्स, जब भी आप लैब में जाएं, फिजिक्स लैब में जब आप जा रहे हैं, तो आपके लिए कुछ जो प्रिकॉशंस हैं उनको आपने मद्देनजर रखना है। तो डी स्टूडेंट्स, आज इसका भी तज़किरा कर लेते हैं। तो लेबोरेटरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स, तो उस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ। कहते हैं स्कूल लेबोरेटरी जो है मस्ट हैव सेफ्टी इक्विपमेंट्स, यानी उसमें लाजम जो है सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए। कौन से होने चाहिए सच है, तो सबसे पहले कहता है वेस्ट डिस्पोजल बकेट बास्केट, यानी आपके पास का एक बास्केट होनी चाहिए जिसमें क्या है जितने वेस्ट डिस्पोजल हैं उनको उसमें रखा जाए, ना कि गंदगी को या कोई भी आपने ऐसी मटेरियल यूज की है जो आफ्टर यूज के बाद क्या है वेस्ट में आता है, उसको आपने जगह जगह फेंकना नहीं है, बल्कि इसको आपने बास्केट वेस्ट डिस्पोजल बास्केट कहते हैं, उसमें आपने डाल देना है। क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है, हमारे दीन कैसा है, सफाई निस्फ ईमान है, अत्तहूर शत्रल ईमान, यानी सफाई निस्फ ईमान है, आपने लैब के अंदर सफाई का ख्याल रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, ये आपको इधर बुक पे इधर इसकी डायग्राम है मौजूद है। ये आपके पास क्या है, फायर आपके पास क्या है सेफ्टी इक्विपमेंट है। अगर फायर लग जाए तो इसकी मदद से इस लगी हुई आग पर हम काबू पा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो ये एक इक्विपमेंट है, ये मस्ट क्या होना चाहिए, लैब में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करके हम आग पर काबू पा सकते हैं। तो लिहाजा ये इंतहाई अहम इक्विपमेंट है और ये मस्ट लैब में स्कूल में मुख्तलिफ जगहों पर इंस्टॉल होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फायर अलार्म, यानी आपके पास फायर अलार्म जो है ये एक ऐसा अलार्म होता है जब भी कोई बिल्डिंग में वो आग लग जाती है या इलेक्ट्रिसिटी किसी शॉर्ट सर्किट होता है, जरा सा भी वहाँ शुबा होता है कि यहाँ शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, धुआं निकल रहा है, ये आग लग रही है, तो ये अलार्म जो होता है ये बजना शुरू हो जाता है और ये खतरे का इंडिकेशन देता है। तो ये क्या होता है, इसको समझ के सारे स्टूडेंट्स को हमने तरबियत दी होती है जो कि एक प्रॉपर तरीके के तहत बिल्डिंग को वकेट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड अ फायर अलार्म। नेक्स्ट आपका फर्स्ट एड बॉक्स, अगर कोई इंजरी हो जाए, तो स्टूडेंट रन कर रहा है, खेल रहा है, या किसी वजह से इंजरी हो गई, तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। इसमें ज़रूरी मेडिसिन और इंजेक्शन और सम एम टेबलेट्स होती हैं जो फौरी जो है तिबी इमदाद के तौर पर काम आती हैं, दैट इज कॉल्ड अ फर्स्ट एड बॉक्स। तो यानी मेडिसिन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन, इंजेक्शन या टेबलेट्स होती हैं जो कि लैब में होनी चाहिए, जो छोटी मोटी बीमारी के लिए फौरन काम आ सके। अगर कोई जख्मी हो गए तो फौरी तौर पर इसमें इस फर्स्ट एड बॉक्स से बैंडेज का इस्तेमाल करके, ताकि उस जो इंजरी हुई है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको रोका जा सके। नेक्स्ट जो फोर्थ इक्विपमेंट होना चाहिए, नेक्स्ट इक्विपमेंट दैट इज सैंड एंड वाटर बकेट्स होनी चाहिए, यानी लैब के अंदर या कॉलेज में कहीं मुख्तलिफ जगहों पर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ स्टैंड के साथ सैंड और वाटर बकेट्स होनी चाहिए। इसका मकसद क्या है, अगर आग लग जाए तो सैंड को यूज करके और वाटर को यूज करके उस आग को बुझाया जा सके। इसकी मिसाल आप यूं देखें, जब आप अक्सर अंकल के साथ, फादर के साथ या फैमिली के साथ जाते हैं किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाते हैं, तो वहां आप देखा होगा साइड पर 3-4 स्टैंड लगे होते हैं, वहां बकेट्स जो है हैंग होती हैं, उनमें जो है रेत, सैंड या मट्टी क्या होती है मौजूद होती है। तो इसी पर्पज के लिए होती है। और खुदा न खास्ता आग लग जाए, उस सैंड को यूज करके जिस ऑब्जेक्ट पे या जहाँ पे आग लगी है उसको फेंका जाए, क्योंकि वो ऑक्सीजन को रोक देती हैं और आपके पास जो फायर का जलना है वो
फौरन स्टॉप हो जाता है। इसलिए ये लैब में भी होना चाहिए और स्कूल या कॉलेज में भी मुख्तलिफ जगहों पर मुनासिब प्लेस पे ये होना चाहिए, ताकि इसका इस्तेमाल बर वक्त जो है आगामी हालात में इस्तेमाल करके फायर को काबू किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आपको आता है फायर ब्लैंकेट टू पुट ऑफ द फायर। तो बात का क्या होता है, आग इतनी ज्यादा लग जाती है कि स्टूडेंट्स या कोई भी इंसान जो आग से जख्मी हो जाता है, यानी उसे आग लग जाती है, तो फौरन उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर फायर को ऑफ किया जाता है। तो ये भी फायर ब्लैंकेट जो है होना चाहिए, विच इज यूज टू पुट ऑफ द फायर। नेक्स्ट जो है सेफ्टी इक्विपमेंट्स में कहते हैं सब्सटेंसेस एंड इक्विपमेंट दैट नीड एक्स्ट्रा केयर। यानी जितने कहते हैं लैब के अंदर सब्सटेंसेस हैं या इक्विपमेंट रखे हुए हैं दैट नीड एक्स्ट्रा केयर, यानी उनको आपने यूज करना है तो क्या होनी चाहिए, एक्स्ट्रा केयर चाहिए। हमने क्या करना है कि उसके ऊपर हदायत जो इंस्ट्रक्शंस है लैब के अंदर, जो रूल्स हैं उसको हमने फॉलो करना है और उसकी प्रॉपर वार्निंग जो है उसके ऊपर जो है साइन बने होते हैं, यानी केयर करनी है, ध्यान से उन्हें हैंडल करना है। और कुछ इक्विपमेंट्स के ऊपर साइंस बने होते हैं, उनका मतलब क्या है उनको आपने देखना है। कहते हैं ये एक पहला साइन देखें, ये आपके पास फर्स्ट साइन है। कहते हैं इस तरह का ये ट्राइंगल के अंदर ये तीन आपके पास विंग से बने, सेंटर में एक डॉट है। कहते हैं अगर इस तरह किसी भी जगह पर लैब में या कहीं और किसी जगह आप जाते हैं, अगर इस तरह का किसी एरिया में साइन देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, उस एरिया में उस प्लेस में रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद है जो कि इंतहाई डेंजरस है, उससे आपने बचना है, उस एरिया में जाने से अवॉइड करना है। यानी आप गैर मुतलका हैं तो आपने उस एरिया से करीब से भी नहीं गुजरना, क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जिसमें इनविजिबल रेज खारिज होती हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल है और बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप लैब में केमिस्ट्री लैब प्रैक्टिकल कर रहे हैं या उसमें कुछ मटेरियल पड़ा है, सब्सटेंसेस पड़े, अगर उस पर इस तरह का सिंबल है तो वो क्या है, पॉइजनस को शामिल करता है, यानी जहरीला मादा है। इसको खाने से, टच करने से क्या होगा, वो जहर आपकी बॉडी पे आ सकता है, वो जहर आंखों में लग सकता है, मुंह के जरिए आपकी बॉडी में जा सकता है, जिससे आपकी जान जाने का खतरा होता है। लिहाजा कोई भी बॉटल जिसके ऊपर इस तरह का साइन हो, या आप इलेक्ट्रिक पोल आप देख रहे हैं उसके ऊपर इस तरह का साइन लगा होगा, या कहीं और डेंजरस प्लेस जहाँ पे इस तरह का साइन अवेजा हो लगा हो, तो वहां पे मत जाएं, क्योंकि ये डेंजर को जाहिर कर रहा है। और अगर लैब में हो तो ये एज ए पॉइजनस को क्या करता है, जाहिर करता है। अगर इस तरह का साइन हो तो इसका मतलब क्या है, जनरल डेंजर है, इससे एहतियात करें, अवॉइड करें। नेक्स्ट आप बात, अगर इस तरह का साइन देखें तो इसका मतलब क्या है, फ्लेमेबल है, यानी ये जल्दी आग पकड़ सकती है, शोला पकड़ सकती है, जैसे आपके पास पेट्रोल है, ठीक है, तो इस तरह का ऑयल है, यानी कोई भी इस तरह की चीज है जो हाईली फ्लेमेबल है, जरा सा उसे स्पार्क मिला तो वो आग लग जाती है, फ्लेमेबल हो जाती है। लिहाजा उससे इन कामों से अवॉइड करना है, यानी उसके पास स्पार्क नहीं लेके आना, कोई ऐसी जलने वाली दियसलाई नहीं लेके आनी तो जिससे वो चीज जो है जलना शुरू हो जाए और बड़ा एक्सीडेंट का काज बन जाए। लिहाजा इससे हमने परहेज करना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का अगर साइन हो तो वो क्या है, एक्सप्लोसिव मटेरियल है, यानी उस साइन उस चीज को मत छेड़ें कि उसको यूटिलाइज करने से या उसको छेड़ने से क्या होता है, वो फट सकती है, एक्सप्लोसिव मटेरियल है मे बी। तो ऐसा साइन किसी चीज पर बना हुआ हो या कहीं और जगह देखें तो वहां करीब से भी ना गुजरें, इससे आपकी जान जाने का खतरा होता है। अगर इस तरह का साइन देखें तो कहते हैं ये साइन का मतलब है इलेक्ट्रिक हजर्ड्स है, यानी यहाँ पास इलेक्ट्रिसिटी है और इससे आप कोई भी नुकसान पहुंचने का खतरा है, तो डी स्टूडेंट्स आपने अवॉइड करना है। तो ये आप पास बड़े मेजर यानी कि सिंबल्स आ गए, नेक्स्ट टाइम आपने इनका अपने माइंड में रखने और केयर करनी है। तो डी स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेजरिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट हमारे पास उनकी डिटेल क्लियर हो गई है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं दैट इज मेजरिंग लिक्विड्स या मेजरिंग वॉल्यूम्स। तो उसमें जो पहला आपके पास आ रहा है दैट इज अ मेजरिंग सिलेंडर। यानी मेजरिंग सिलेंडर क्या है, इट इज अ measuring instrument which is used to measure the volume of any liquid or water like that। कहता है मेजरिंग सिलेंडर जो है वो है क्या, कहता है इट इज अ मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। यानी जो मेजरिंग सिलेंडर है वो क्या होता है, ग्लास का बना होता है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है। यानी ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें से नजर आ जाए,
यानी जिसमें से लाइट गुजर जाए, आर पार लाइट गुजर जाए, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट। यानी ये ग्लास का होता है या ट्रांसपेरेंस जो है प्लास्टिक मटेरियल का ये सिलेंडर होता है, दैट इज कॉल्ड अ मेयरिंग सिलेंडर जी। कहते हैं कि इसके ऊपर क्या होती है, स्केल लगी होती है अलॉन्ग इट्स लेंथ जी। इट हैज अ स्केल अलॉन्ग इट्स लेंथ, यानी इसकी लेंथ वाइज क्या है, एक स्केल जो है ग्रेजुएशन लगी होती है, दर्जे लगे होते हैं, जो कि क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को या वाटर को मेजर करने के लिए यूटिलाइज होता है। अब इसमें आप देखें ये आपके पास क्या है डायाग्राम है, दैट इज कॉल्ड, इसके ऊपर आप देखें ये आपके पास ग्लास का बना हुआ है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है। तो इसमें आप देखें कि ये आपके पास क्या है मेयरिंग सिलेंडर है, इसके ऊपर क्या है आप देखें तो ये ग्रेजुएशन लगी हुई है, इसमें डिवीजन लगे हुए हैं, जिसकी मदद से हम उसका मटेरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखें बस ये आप देखें दैट इज 0, देन 20, देन 40 एंड देन 60, 80, 100 लाइक दैट। ये क्या है आपके पास डिवीजन लगे हैं। तो इसमें आप देखें तो हर लाइन जो है 5 डिवीजन को रिप्रेजेंट करिए लाइक दैट, यानी अकॉर्डिंग स्केल जो भी उसकी स्केल जो है उसके ऊपर लिखी हुई है, उस स्केल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो हम लिक्विड डाल रखा है या वाटर डाल रखा है उसको हम वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिक जो मेयरिंग सिलेंडर है ये किस पर्पज के लिए होता है, किसी लिक्विड का या वाटर का या किसी और फ्लूइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यूटिलाइज होता है। क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स। तो कहते हैं मेयरिंग सिलेंडर जो है इसके ऊपर स्केल लगी होती है इसकी लेंथ वाइज, और वहां से पढ़ के हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने ml लिक्विड मौजूद है। कहते हैं कि इसकी डिफरेंट रेंजेस हैं, यानी इसकी डिफरेंट कैपेसिटीज हैं। कहते हैं 100 ml से स्टार्ट होता है अप टू 2500 ml तक मौजूद होता है। तो इसके ऊपर जो स्केल होगी हर लाइन के एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ml को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। हर एक की स्केल डिफरेंट भी हो सकती है। तो कहते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, दे आर यूज्ड टू मेक द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पाउडर्ड सब्सटेंस, यानी आपके पास कोई जो पास मटेरियल है, मटेरियल से मुराद यहाँ पास कोई फ्लूइड है, यानी वो क्या है लिक्विड है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, या पाउडर सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं इसके अलावा यानी हम लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, पाउडर सब्सटेंस का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, पानी का या मिल्क का या कोई भी आप पास फ्लूइड है उसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। कहते हैं इसके अलावा जो है आपके पास मेयरिंग सिलेंडर का एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इरेगुलर शेप बॉडी का जो स्मॉल ऑब्जेक्ट का हो, यानी उसका कोई बॉडी जो इरेगुलर शेप की हो और उसका साइज क्या हो, इरेगुलर हो और साइज का छोटा हो, उसकी शेप सॉरी क्या हो इरेगुलर हो और उसका साइज क्या हो छोटा हो, तो उसका भी वॉल्यूम हम क्या कर सकते हैं, मेयरिंग सिलेंडर की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो होगी उसके स्ट्रक्चर के हवाले से, यानी मेयरिंग सिलेंडर कैसा होता है, किस मटेरियल का बना होता है, उसका यूज क्या है, ये बातें हमने पढ़ ली, उसके हवाले से काफी डिस्कस कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसमें फर्दर क्या करते हैं उसका यूज देखते हैं, यानी हाउ टू यूज अ मेयरिंग सिलेंडर। हमने मेयरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल कैसे करना है, कोई भी जो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका अगर आप यूज करने का प्रॉपर तरीका नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, उससे जो आपके पास रिजल्ट आएंगे वो गलत आ जाएंगे, यानी आपकी रीडिंग में एरर आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। लिहाजा हमने पता होना चाहिए, हमें टेक्निक्स आनी चाहिए कि कोई भी मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है, उसमें इस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि उसमें कोई एरर ना आए, यानी उसकी जो रीडिंग लेने का तरीका भी आपको आना चाहिए, टेक्निक्स आनी चाहिए, उसे कैसे यूज करना है हमें उसके नो हो होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कोई भी जो आपके पास लिक्विड है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, उस लिक्विड को इस सिलेंडर में पोर किया जाता है, यानी डाला जाता है। मसलन ये आप देखें यहाँ आपके पास क्या है, ये आपके पास मेयरिंग सिलेंडर में हमने क्या किया, कुछ लिक्विड क्या कर दिया इंसर्ट कर दिया है। आप देखें जब आप लिक्विड इसमें डाल देते हैं तो इसको जो मेजर करने का तरीका ये है, पहले इसकी करेक्ट रीडिंग लेने का तरीका सीख लेते हैं और फिर आगे मजीद इसके हवाले से इसकी सरफेस जो लिक्विड बनाता है इसके अंदर उसको भी डिस्कस करते हैं जी। तो डी स्टूडेंट्स सबसे पहली बात ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप लिक्विड जो है मेयरिंग सिलेंडर में डाल देते हैं
कहते हैं इस लिक्विड की जो सरफेस अबव होती है जहां से हमें रीडिंग लेनी होती है, कहते हैं ये आप पास कर्व फॉर्म में होता है। तो ये आप पास जो कर्व फॉर्म में होता है, यानी लिक्विड जो अपनी सरफेस बनाता है मेरे सिलेंडर का, यहाँ पर ये देखें ये इसने बनाई है, तो ये कर्व टाइप है। तो कहते हैं ये लिक्विड की जो अबव सरफेस है, ऊपर है जितना जहाँ पे इसका लेवल है, कहते हैं ये देखें इसने कर्व सरफेस बनाई हुई है, प्लेन नहीं बनाई हुई थी। एक बात कहते हैं ये जो कर्व सरफेस होती है, यानी वाटर या लिक्विड कोई भी आप मेरे सिलेंडर में डालते हैं, कहते हैं ये कर्व सरफेस बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेनिस्कस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड अ मेनिस्कस। ये देखिए हमने कुछ पानी इसके अंदर डाल दिया, हमने पानी डाला, ये देखें इसमें आपकी बुक में क्लियर कट बताया जा रहा है कि सरफेस ऑफ वाटर इज कर्व, ठीक है, यानी सरफेस ऑफ वाटर के कर्व एज शोन इन द फिगर। तो ये आप देखें जब भी हम कोई लिक्विड या वाटर या और कोई फ्लूइड हम जो है मेरे सिलेंडर में डालेंगे तो क्या होगा, सरफेस ऑफ वाटर या लिक्विड इज कर्व। तो कर्व ये देखें आपके पास डायग्राम में, यहाँ देखें तो ये आप पास क्या, ये इसकी सरफेस के कर्व है जी, ये सरफेस के कर्व है। और ये जो कर्व सरफेस है इससे हम क्या कहते हैं, मेनिस्कस कहते हैं जी। और ये मेनिस्कस भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है लोअर मेनिस्कस, ये देखें ये नीचे यहाँ पे कर्सर है, ये क्या है इसका लोअर मेनिस्कस है, यहाँ इस बात देखें ये लोअर मेनिस्कस है। और ये वाला जो है अबव, ये इसका अपर मेनिस्कस है, यानी ये मेनिस्कस अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये नीचे वाला जो इस तरह कर्व पाथ है दैट इज कॉल्ड मेनिस्कस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डी स्टूडेंट ये बात आप याद रखें, जब ज्यादातर लिक्विड का जो मेनिस्कस होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, सिर्फ मर्करी का जो मेनिस्कस होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगर हम इसमें मर्करी डालेंगे तो इसका जो मेनिस्कस हम यूज करेंगे अपवर्ड मेनिस्कस जो है वो यूज करेंगे फॉर मेजरमेंट ऑफ मर्करी वॉल्यूम। लेकिन अगर वाटर होगा या कोई और लिक्विड होगा, एनी अदर लिक्विड, तो उसको जब हम इस सिलेंडर में पोर करेंगे, उसको इस सिलेंडर में डाल देंगे, तो याद रखें उन जितने बाकी अदर लिक्विड्स हैं उनका मेजरमेंट के लिए हम लोअर मेनिस्कस क्या करना है, यूटिलाइज करना है। तो इसकी जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम या वाटर का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमने क्या करना है, लोअर मेनिस्कस का यूज करना है हमने इसकी रीडिंग लेते हुए। तो ये करेक्ट पोजीशन आप पास क्या करना है, आपने अपनी आई को बिल्कुल इस लोअर मेनिस्कस के लेवल के बिल्कुल सीध में हॉरिजॉन्टल में लाना है, और वहां से ये रीडिंग आपने क्या कर लेनी, पढ़ लेनी है। अगर आप क्या करेंगे, अपनी आई पोजीशन को अबव ले जाएंगे, तो ये जो मेनिस्कस की सरफेस है वो क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी, और आपके पास इसकी प्रॉपर रीडिंग नहीं हो जाएगी जी। अगर आप इसी आंख को आप क्या करते हैं, नीचे के इस जो आप पास मेनिस्कस है नीचे से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सरफेस लेवल जो है वो आपको असल से नीचे नजर आएगा। सो ये डी स्टूडेंट्स पॉइंट याद रखें, जब भी हमने इसके वॉल्यूम मेजर करना है, लिक्विड सरफेस देखना है, तो इसके लोअर मेनिस्कस पर देखना है और इसके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशन में ये देखना है, जैसे ये बच्चा देख रहा है ये पास इसकी करेक्ट पोजीशन है। और ये इसकी इनकरेक्ट पोजीशन, ना अबव हमने आई को करना है ना ये हमने बिलो करना है, अदरवाइज क्या होगा, अबव पोजीशन में या बिलो पोजीशन में करने से क्या होगा, इसका मेनिस्कस क्या अबव हो जाएगा असल लेवल से, या क्या होगा नीचे हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर रीडिंग में नहीं होगी। लिहाजा हमने फिर क्या करना है, जो लोअर मेनिस्कस होगा मटेरियल का, इसमें जो हमने लिक्विड डाल रखा है या वाटर डाल, उसके लिए हमने लोअर मेनिस्कस के बिल्कुल फ्रंट पे सीध में हॉरिजॉन्टल आपने क्या करना है, अपनी निगाह रखनी है, रखनी है, और वहां से रीडिंग नोट करनी, दैट विल बी करेक्ट रीडिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड और वाटर। अगर आप पास मर्करी होगा तो उसके लिए आपने क्या करना है, अबव जो मेनिस्कस है अपवर्ड डायरेक्शन, वहां से आपने क्या करना है, इसकी रीडिंग मेजर करनी है। डी स्टूडेंट्स उम्मीद है ये बात आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी। आप इसमें ये देखें यहाँ पर कि एक हमने कहा था कि जो मेजरिंग सिलेंडर है उसकी मदद से हम वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप बॉडी जो सॉलिड टाइप हो उसका भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी शेप जो है वो इरेगुलर है, लेकिन उसका साइज क्या है, छोटा है, जो कि इस मेजरिंग सिलेंडर में आ सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, यहाँ सपोज आपने इसमें ये पानी डाल दिया या कोई और लिक्विड डाल दिया, तो आपने क्या करना है, लोअर मेनिस्कस से इसकी रीडिंग ले लेनी है, उसको कहेंगे वी आई यानी इनिशियल वॉल्यूम।
उसके बाद हमने क्या कर देना है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो इरेगुलर शेप बॉडी का ऑब्जेक्ट है, सपोज पत्थर ही है या कोई और ऑब्जेक्ट है, उसको आपने क्या करें थ्रेड से बांधना है और आस्ता आस्ता क्या करना है उस पत्थर को या उस इरेगुलर शेप बॉडी का जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने थ्रेड की मदद से इसके अंदर हैंग कर देना है और इतना नीचे तक ले जाए कि वो जो इरेगुलर शेप बॉडी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाए, इसके अंदर इमर्स हो जाए, इसके अंदर डूब जाए पूरी तरह से। तो फिर आप देखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है, तो ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, तो क्या होता है जब ये नीचे डूब जाएगा तो पानी का लेवल क्या है पहले की निस्बत और अबव हो जाएगा। तो कहते हैं जो बाद में इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है उसका वॉल्यूम आपने लोगों मैंने किसी तरीके से नोट करना है, वो वॉल्यूम क्या होगा वी एफ होगा। तो क्या करेंगे वी एफ माइनस वी आई, यानी इसके फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम आपने क्या कर देना है माइनस कर देना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप बॉडी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो डिफरेंस होगा, ठीक है, यानी इनिशियल कितना वॉल्यूम था वो हमने नोट कर लिया, फिर हमने क्या करे इरेगुलर शेप बॉडी को किसी थ्रेड से टाई करके उसके अंदर लटका दिया, हैंग कर दिया और इतनी देर तक करने, इतनी और नीचे तक लेके जाने ताकि वो ऑब्जेक्ट इरेगुलर शेप बॉडी का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इमर्स हो जाए, डूब जाए। तो उससे क्या होगा ये जो ऑब्जेक्ट है जगह घेरता है और जगह घेरने से पानी का जो लेवल है या लिक्विड का जो लेवल है पहले से राइज हो जाएगा। तो जहां पर उसका लेवल राइज होकर चला जाए उसको नोट कर लें और जो पहले आपने नोट किया था दैट इज कॉल्ड इनिशियल वॉल्यूम और जो बाद में नोट करेंगे दैट विल कॉल्ड फाइनल वॉल्यूम। तो क्या करना है आपने सब्ट्रैक्ट कर देना इनिशियल वॉल्यूम को फाइनल से। ये आप बात देखें, इसका ये फार्मूला लिखा है, तो क्या होगा वी एफ में से वी आई माइनस करना है। वी एफ से बात क्या है फाइनल वॉल्यूम है जो रेज हुआ था इरेगुलर शेप बॉडी ऑब्जेक्ट को हमने मर्ज करने के बाद, और वी आई क्या है तो पहले वाला वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है जो कि आपने उस इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को उसके अंदर नहीं डाला था। तो ये है, इन दोनों को डिफरेंस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप बॉडी आ जाएगा। डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको काफी हद तक ये बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर क्वेश्चन हो तो यू कैन पोस्ट, यू कैन आस्क क्वेश्चन, वी आर हियर टू हेल्प यू। डी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखें लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स बताना चाहूंगा क्योंकि ये रूल्स बहुत ही अहम है और आगे चलकर आपको प्रैक्टिकल्स करेंगे जब आप तो उसमें काम आएंगे। तो ये रूल्स को मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। पहले हमने सेफ्टी इक्विपमेंट्स के हवाले से पढ़ा था कि लैब के अंदर या कॉलेज या स्कूल में सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए थे, हमने उसका जिक्र किया था, उनसे रिलेटेड साइन का जिक्र किया था। अब हम क्या कर देते हैं लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स कौन से हैं उनको हम डिस्कस करते हैं जी। कहते हैं स्टूडेंट शुड नो व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, यानी एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए अगर लैब में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगर कोई एक्सीडेंट अकर हो गया, कोई मसला बन गया है, तो देन हाउ टू हैंडल इट जी। यानी हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए और जो स्टाफ है लैब का उसे भी पता होना चाहिए और टीचर को भी पता होना चाहिए कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और कोई इंजरीज हो जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये रूल्स क्या है सबको पता होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रूल आपके लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो इसमें कहते हैं आप पास चार्ट्स या पोस्टर्स जो है और टू बी डिस्प्लेस इन द लेबोरेटरी टू हैंडल सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम एनी मिसहैप और एक्सीडेंट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपके लैब में आप देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ पोस्टर वहां पे नजर आएंगे जिनके ऊपर क्या है रूल्स लिखे होंगे, उनके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी। तो आपने पहली बात क्या करना है उनको पढ़ लेना है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मिस ऐप हो जाए तो उधर लैब के अंदर जब जाएंगे तो प्रैक्टिकल करने से पहले, इक्विपमेंट को यूज करने से पहले पहली आपकी ड्यूटी ये है कि वहाँ क्लास में जो है मुख्तलिफ पोस्टर लगे हैं, चार्ट लगे हैं, उनके ऊपर रूल्स लिखे हैं और इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, तो यू हैव टू रीड देम फास्टली। तो पहले तो आप उनको पढ़ लें कि मिस ऐप हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो उससे कैसे बचना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फॉर योर ओन सेफ्टी एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स इन द लेबोरेटरी दीज रूल मस्ट बी follow them, must you have to know them, you must have a knowledge and must follow these rules in the laboratory। तो पहला रूल क्या है जी, डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट कैरी आउट एनी एक्सपेरिमेंट विदाउट द परमिशन ऑफ योर टीचर। यानी आप जब भी लैब में जाएं या जब भी कोई आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं लैब में जाते हैं तो दैट शुड बी प्लान्ड
एंड दैट शुड मस्ट टेक परमिशन फ्रॉम टीचर, यानी टीचर की परमिशन के बगैर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। क्यों? आपको कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, आपने कैसे हैंडल करना है कोई इक्विपमेंट, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो प्रॉब्लम बन जाएगा। टीचर को साथ होना चाहिए, लैब अटेंडेंट को साथ होना चाहिए, और वो आपका एक डिसिप्लिन रखेंगे, आपको बताएंगे और आपको ग्रुप बना देंगे और आपको एक तरीकाकार बताएंगे किस तरीके से आपने प्रैक्टिकल करना है। तो लिहाजा जब भी कोई प्रैक्टिकल करना हो तो टीचर से परमिशन लेना जरूरी है, मस्ट है। सेकंड रूल जो है कहते हैं डू नॉट ईट, ड्रिंक, प्ले और रन इन द लेबोरेटरी, यानी आप जब लैब में चले जाते हैं कहते हैं वहां पर खाना ना खाएं, वहां पर पानी ना पिए, वहां पर खेलें मत और इधर उधर मत दौड़े। अपनी चेयर्स पर जहां जहां आपकी सीट या पोजीशन जो टीचर ने बताई होती है वहां आप अपनी पोजीशन पर, अपने टेबल पर या स्टूल पर बैठ जाएं, और वहां खाना पीना नहीं है, वहां पे कोई प्ले नहीं करना, वहां आपने इधर उधर रन नहीं करना। तो ये आपका सेकंड रूल है। नेक्स्ट रूल जो है रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली टू familiarize yourself with the possible hazards before handling the equipments and the materials। तो ये बता रहे हैं कि कोई भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो कहते हैं उससे मुतल्लिक आपको फेमिलियराइज होना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए, फ्रेंडली यूजर होना चाहिए, यानी उन इंस्ट्रक्शंस को आपने पढ़ लेना है, यानी इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करना है और उससे क्या क्या हाजर्स हो सकते हैं उनको आपने पढ़ लेना है, उनकी केयर्स क्या क्या हैं, हैंडल करते हुए सारे मटेरियल को यूज करते हुए ये सारी टेक्निक्स, केयर्स और हाजर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और यू हैव टू नो, हैव नॉलेज अबाउट इट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट जो है हैंडल द इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल विद केयर, यानी जितना भी आपको इक्विपमेंट दिया जाता है प्रैक्टिकल करने के लिए या जो मटेरियल दिया जाता है उसको आपने केयर से हैंडल करना है, उससे केयरलेस नहीं होना। तो नेक्स्ट आपके पास रूल है डू नॉट हेसिटेट टू कंसल्ट योर टीचर इन केस ऑफ एनी डाउट, यानी आपने हेसिटेशन नहीं करनी है। आपको अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रैक्टिकल बताया गया है या इक्विपमेंट का तरीकाकार बताया गया है कि ऐसे यूज करना है, अगर आपको कोई डाउट हो तो यू डोंट हेसिटेट इट, आपने क्या करना है अपने टीचर से लाजमी कंसल्ट करना है, पूछना है। जब तक डाउट हो तो आप वो प्रैक्टिकल परफॉर्म ना करें, पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लें। जब आपका डाउट क्लियर हो जाए देन यू हैव टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स एंड हाउ टू यूज द इक्विपमेंट्स। तो फर्स्ट यू क्लियर योर डाउट्स, यू नो इट, learn it, understand it, then you have to perform the practicals. Do not tamper with the electrical appliances and other fittings in the laboratory। तो अपने आप को काम रखें, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को इजी रखें, और जो लैब के अंदर क्या है जितनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं या फिटिंग्स हैं उनको मत डिस्टर्ब करें, उनको ना छेड़ें। एंड last but not least, that is report any accident or injuries immediately to your teacher। तो कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए, इक्विपमेंट को यूज करते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाए या इंजरी हो जाए, दैट इमीडिएटली यू हैव टू इन्फॉर्म योर टीचर, स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है, हमने आज स्टडी किया है, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किया है, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी की है, हमने सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट्स के रूल्स पढ़े हैं, फिर हमने लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स पढ़े हैं। तो डी स्टूडेंट्स ये जो है हमने चीजें स्टडी की हैं, इनमें कोई भी बात समझ ना आई हो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन, यू हैव टू लिसन माय लेसन केयरफुली, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। इसके साथ डी स्टूडेंट्स इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।